सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज माशाल्लाह से हमने वो मनाजिर देखे हैं जो शायद जितने भी पाकिस्तानी हैं मुझ समेत वो गुज़श्ता कई सालों से ये मनाजिर देखने के लिए तरस रहा था। ज़ाहिर देखना चाह रहे थे कि भाई तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासतदान एक साथ बैठें और जहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा भुला कर किसी कॉज के लिए साथ बैठा जाए। लेकिन सिचुएशन ये बनी, किस वजह से आज साथ बैठे एक टेबल पर, वो बड़ा एक अहम मामला था। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक चाइनीज़ डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और आज सियासी जमातों पर मुश्तमिल तीसरे पाक चाइना मुश्तरका मुशावरती इजलास, जिसमें शिरकत की तमाम पार्टीज़ के रहनुमाओं ने और बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में हम देख रहे थे कि मौजूदा जो चाइना का एक विज़िट था प्राइम मिनिस्टर समेत जो इस्टेब्लिशमेंट आला अस्करी क़यादत का, उसमें हम ये देख रहे थे कि उसके हवाले से कहा जा रहा था कि जी ये ख़ास तौर पे हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, एहसन इकबाल साहब का बयान भी हमारे सामने मौजूद है। वो ये कह रहे थे कि इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, इस टूर के हवाले से एक साजिशी प्रोपेगेंडा इस वक्त फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने दूसरी जानिब से भी देखा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस टूर के हवाले से कुछ बातें, इस विज़िट के हवाले से बातें की जा रही थी कि प्रायोरिटी अब चाइना नहीं रखता। लेकिन आज हमने देखा कि इसका हमें बड़ा अच्छा एक जेस्चर मिला जब चाइनीज़ डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है और तमाम ही सियासी जमातें यहाँ पर मौजूद थी और साथ ही साथ बड़ी मस्बत किस्म की गुफ्तगू भी सामने आई है। मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि पाक चाइना दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। ये उनका एक बयान हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह रऊफ हसन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और बैरिस्टर अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है, सी पैक मनसूबों में तेजी लाने की जरूरत है, दहशत गर्दी के खात्मे से सी पैक का ख्वाब पाया तकमील तक पहुंच सकता है, चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। बाकी तमाम पार्टीज ने भी अपने जो मस्बत ख्यालात का इजहार किया, ये हमारे सामने आया। अब इस जेस्चर के बाद एक नई डिस्कशन का आगाज़ भी हो चुका है और वो डिस्कशन ये है कि जब हम ये देख रहे हैं कि एक अहम मामले पर तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं, तो अवामी मफादात को देखते हुए तमाम पार्टीज अपना झगड़ा भुलाकर, सियासत भुलाकर एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकती? ये सवाल, डिस्कशन का आगाज़ और आज के जो हमने इवेंट देखा, इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पहले पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं, हमाद रुहेला भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। ये इस्लामाबाद में जो बड़ा अहम इवेंट हुआ, एक तो इसके कई हम मस्बत पहलू देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में सबके ज़हनों में आ रही थी कि बड़ा अहम एक मामला था जिस पे तमाम पार्टीज जब बैठ सकती हैं टेबल पर, तो इसको क्या समझा जाए कि ये आगाज़ है, नुक्ता आगाज़, आगे जाके मामलात पर भी ख़ास तौर पे अवामी मामलात पर बैठा जाएगा इस तरह से टेबल पर? देखिए आमना, बहुत अच्छा आपका इंट्रो है और बुनियादी सवाल इस वक्त यही है जो आपने बात की और मुझे भी जिस तरह आपने कहा है तमाम पाकिस्तानियों को डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो सारा टीवी देखता रहा हूँ, आप भी देखते रहोगे, हमारे सब कुलीग देखते रहेंगे, जो मुझे आज एक अरसे के बाद ओनरशिप नज़र आई है सेपेक की, पाक चाइना ताल्लुकात के वाले से इससे पहले बहुत कम नज़र आई थी। और देखिए लोग यही बात करते हैं कि अंदरूनी तौर पर इनके अख्तलाफात हैं जिसकी वजह से चाइना हो, अमरीका हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, इकानमी को ठीक करना हो, गवर्नेंस के इश्यूज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वो कहते हैं जी दहशत गर्दी है। जब तक मैसेज ऑफ वननेस नहीं जाता तमाम सियासी जमातों की तरफ से कि इकट्ठे हैं तो बात नहीं बनती। तो आज उसका इस मुशावरती पार्टी में जितना भरपूर मुजाहरा हुआ, और आमना मैंने बड़े गौर से देखा कि जो चाइनीज़ वज़ीर थे, बड़े अहम आदमी हैं ये, और जिस तरह उन्होंने एक्सटम्पोर अंग्रेज़ी में तकरीर की, वाह वाह मज़ा आ गया। और मैंने वो जुमला उनका बड़ा इंजॉय किया जिसको इससे पहले एन आर रबानी खर फॉरेन मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रुकन है, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क जो है ना वी आर एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंट वाटर्स एंड ट्रेचरस शोर्स। उसके जवाब में चाइनीज़ वज़ीर ने कहा डोंट वरी, वी आर वन फैमिली, वी आर वन। तो आज ये एक बड़ा एक मैसेज चला गया मेरा ख्याल है, न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो सी पैक के मुखालिफिन हैं
जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना ये हमारे लिए तो शर्मनाक बात है ना, हमना कि 1.5 साल ये सीपैक प्रोजेक्ट किसी ना किसी इख्तलाफात की वजह से ये रुकता रहा, कुछ बातें इस पर बढ़ रही, PTI के ज़माने में इसको ज़्यादा धचका लगा। बहरहाल अब असल मसला ये था कि ये जो 60 बिलियन डॉलर का सीपैक है, जो हिस्सा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, ये जो 3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, 3 कॉन्टिनेंट में जा रहा है, 70 ममालिक इसमें कम अज़ कम हैं। तो ये मैसेज एक चला गया कि जी इसका मतलब है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात जो है वो प्रैक्टिकली आमना जो बहुत अहम है वो ये है कि एक अरसे से जो हम ये कह रहे थे कि भाई असल बात तो यह है कि जो ये सीपैक के थ्रू 9 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनने थे, जहाँ पे पाकिस्तान की लेबर को खपाया जाना था, और टॉप ऑफ इट यहाँ से जो सामान बन के एक्सपोर्ट होना था, तय किया गया था मिडल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में जाएगा, उसमें चाइना को भी फ़ायदा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा, तो वो बहुत अरसे से रुका हुआ है। आज की मीटिंग के बाद ये डेफिनेटली जो बातें हुई हैं ये इसको आगे लेके जाएंगे। ये तो बहुत ही एक अच्छा जिसको कहते हैं शगुन है। PTI की शमूलियत मेरा ख्याल बहुत अच्छी है और अशक शोई उनकी हो जाती है इस हवाले से कि आपको याद होगा 2014 का जो धरना था जिसमें आपने देखा चाइनीज़ सदर आ रहे थे इसी सीपैक के प्रोजेक्ट के लिए, वो बावजूद इस बात के कि उस वक्त के चाइनीज़ अम्बेसडर ने जाके मिन्नतें की थी वानी PTI की कि खुदा का वास्ता है धरना हटा दें 2 दिन के लिए, 3 दिन के, वो नहीं माने थे। आज तक चाइनीज़ सदर का दौरा आपको याद होगा, मिलते रहे, तो वो जो है लेट हो गया था। उसके बाद फिर आपने देखा 2015 में वो आए थे, उसके बाद ये सीपैक प्रोजेक्ट आ गया। तो मेरा ख्याल है आज ये इस लिहाज से तो बहुत अहमियत वाली बात है और लगता यही है कि ये एक साथ साथ ये भी आमना इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। 2 दिन पहले आपने देखा जिस तरह की खबरें आई थी, कहा गया था कि जी वो रिलेशनशिप को लो सतह पे लेके चले गए हैं, चाइनीज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। उसको सारा उन्होंने नेगेटिव, पहले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको नेगेट किया कि गलत बात है। इस प्रोपेगेंडा को फिर एहसन इकबाल साहब जो हमारे वजीर हैं, जिन्होंने आज बड़ी अच्छी तकरीर किया, वो कहते हैं इस तरह के 9 मुशावरती जो सेशन हुए मैं उनमें गया था। तो मेरा ख्याल है इसको विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हमारी इकॉनमी बहुत सफ़र कर रही है, हमें वाकई इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फिर चाइनीज़ जो इन्वेस्टर आएंगे, हमने जो चाइनीज़ कंपनी ने आके हमारे इंडस्ट्रियल जोन में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत अहम, बहुत ज़रूरी वाली बात है। और उसके बाद आर्मी चीफ को भी मिले जाके चाइनीज़ वजीर। तो मेरा ख्याल इस दौरे की और इस मीटिंग की बहुत अहमियत है। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का बैठ जाना इस महफिल में, इस मुशावरती सेशन में, मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त बात हुई। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन लगारे साहब, एक अरसे से हम ये देखना चाह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, फिर उसके बाद जो हम इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सतह पर भी देख रहे हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर इकोनॉमी जो है वो अपसेट है या डिस्टर्ब है। तो जब वहाँ पर हम क्यों नहीं एक साथ बैठ रहे थे? आज ऐसी कौन सी फोर्स है जो आप समझते हैं कि जिसने महमूद अयाज को एक सफ में खड़ा कर दिया आज? देखिए, ये कौमी कभी कभी ये जब ऐसे मौके आते हैं तो हमें लगता है कि जनाब कौमी मफाद भी कुछ चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर सबको तय करना पड़ता है कि हमें अब मिल बैठना है। और माजी में जो न बैठने का मामला था वो अफसोसनाक था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मैं अपनी उस खुशी को छुपा नहीं पा रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के बाहमी दोस्ती जो है वो उनकी बाहमी दोस्ती है। और ऐसी दोस्ती के बारे में मुझे तो बहुत ज़ाती तौर पर खुशी हुई है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मौलाना की जमीयत उलमा इस्लाम की एक देरीना दोस्ती मौजूद है। उसके अलावा ये सब लोगों का अभी हमें तो बहुत से खदशात अब भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है खदशात ख़त्म हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि तमाम मामला तय हो गए हैं और तमाम चीज़ें एक साथ ठीक हो गई हैं। मेरे ख़्याल में कि जो क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि सियासत में इख्तलाफ बाकी रहे, इख्तलाफ तो ज़रूर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जो चाहते हैं कि इतना बड़ा गैप होना चाहिए कि लोग मिल ना बैठें, उनके लिए बहरहाल एक बुरी सूरत हाल थी। जो पाकिस्तान के सियासी अमायदीन के बारे में जिनका ये ख्याल है कि वो कभी इत्तफाक नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये 2005 के बाद आज पूरे 19 साल के बाद हमने पहली बार देखा है कि जब हम ज़लज़ले के मौके पर एक हो गए थे, इस दफ़ा आज चीनी वज़ीर लियू जान चाओ के आने पर हम एक हो गए। और हमारे तमाम सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, JUI भी और PTI भी और PMLN भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और दीगर जमातें भी, वो यहाँ मौजूद थी। न सिर्फ मौजूद थी बल्कि उन्होंने इजहार ख्याल किया। इसका मतलब यह है कि कोई बाइंडिंग फोर्स मौजूद है जो इनको एक साथ रखने पर
मजबूर कर सकती है तो उस जो भी बैनिंग फोर्स है उसको और आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की सूरत हाल को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। कम से कम जिस तरह से हमने चीन के साथ सीपैक के मामले में अपनी यकजहती का इजहार किया है, हम मईशत की बेहतरी के लिए इसी यकजहती का इजहार करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप बहुत बुरा वक्त हम गुजार चुके हैं और हमें मालूम है कि किसका इंटरेस्ट ये था कि सीपैक ना चले, हमें इससे अंदाजा है। हमें यह भी मालूम था कि बहुत से इंडस्ट्रियल जोन बनने थे जो नहीं बन पाए थे और हमें अंदाजा था कि मैंने खुद जाकर देखें कि ईरान के अंदर हद 10 किलोमीटर के फासले वाले एक इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल जोन जो है पाकिस्तान में बनने थे और उनके लिए ज़मीन भी एलोकेट हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, लेकिन अब तक वो मामलात नहीं हुए थे। अब समझते हैं कि इस जानिब अगर पेश रफ्त होगी, जैसे कि हमारे मोहतरम जनाब एहसान साहब फरमा रहे हैं, अगर ये ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा जंप होगा पाकिस्तान की तरफ से और हम बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। हमाद द डिप्लोमेट एक इंटरनेशनल एक और चीज़ मैं बताऊं जो बहुत अच्छी हुई है कि चाइनीज़ वजीर ने उसको सराहा है। उन्होंने कहा कि जी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हैं और इस हवाले से उसको बड़ी हद तक दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त 23,000 चाइनीज़ आमना जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो पाकिस्तान दे रहा है, इस पर भी चाइनीज़ ने उसको वजीर ने सराहा उसको। जी हमाद, आपने द डिप्लोमेट की वो स्टोरी भी देखी होगी जो हमने देखा, जिसके बाद ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी को एक धचका लगा। इंटरनेशनल ये जरीदा जिन्होंने लिखा कि अपेरेंटली चाइना हैज़ डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। अब इसके ऊपर हमने देखा कि काफ़ी डिस्कशन का आगाज़ भी हुआ, लेकिन आज उन सब सवालों पे जो जहनों में उठ रहे थे उनको जवाब तो मिल गया। एक तो ये चीज़, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी दोनों पार्टीज़ की जानिब से, दोनों फरीक की जानिब से, हुकूमती और अपोजिशन, एक आपके लिए अटर सरप्राइज नहीं था एक साथ बैठना? और क्या ये कंटिन्यूटी होगी आगे भी कुछ अवामी मफाद को देखते हुए भी बाकी मामला को? जी आप जिस आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं वो सबके जहनों में है, सबके जहनों में उसके बारे में सवालात हैं और काफ़ी हद तक वो सवालातों के जवाब आज शायद हमें मिल गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि करंट अफेयर्स का शो एक पॉजिटिव नोट पे इतनी अच्छी न्यूज़ के ऊपर स्टार्ट हो कि सब इसके एनालिसिस के बारे में पैनलिस्ट खुश हों और एक यकजा राय रखते हों। आज वो दिन है तो हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, खुशाइंद दिन है। Correct. हमें ये भी समझना चाहिए, जैसे लगारी साहब ने फरमाया, कि पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज में इख्तलाफ होता है, होता रहना चाहिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर है। हमें ज़रूरत है इख्तलाफ की, दो राय की हमें ज़रूरत है। हम एक ही सफ़े पे हर किसी का होने की उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन जहां अवामी मुफाद आता है, जहां कौमी मुफाद आता है, वहां कोई और सूरत नहीं होनी चाहिए। वहां हर बार ऐसा ही होना चाहिए, यही कॉन्डक्ट शो होना चाहिए, इतनी ही संजीदगी शो होनी चाहिए, दानिशमंदाना कॉन्डक्ट होना चाहिए जैसा इस बार हुआ है, आज हुआ है, जो कि हमारी जो पिछली माजी में देखें तो ऐसा हमें नजर नहीं आता। ऐसा नहीं हुआ, जिसका आपने मिसाल भी दी कि पहले भी चाइनीज आए थे लेकिन धरना जारी रहा था। IMF आता है तो हम खत लिख देते थे, सऊदी अरब आता है तो उसके बारे में बात कर देते थे। तो जितना हम उस पर क्रिटिसाइज करते थे, आज हमें PTI के लिए उतनी ही तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इंतहाई दानिशमंदाना रवैये का इजहार किया है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया है और मुल्क के लिए खुश आइंद है। जहां तक CPEC की बात है तो कहा जा रहा था हमें कि CPEC गेम चेंजर होगा, मगर हमारे डोमेस्टिक गेम्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स कुछ ऐसे रहे जिसकी वजह से हम इस गेम चेंजर का फायदा नहीं उठा पाए। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि SIFC मुल्क की डायरेक्शन सेट करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि SIFC CPEC को सेकंड फेज में ले जाए। जिस तरफ मेरे दोनों सीनियर्स ने इशारा किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, उसके बारे में मैं भी बात करना चाहूंगा कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हमने मुल्क के अंदर इसका जाल बिछाना था, ना सिर्फ इसका जाल बिछाना था बल्कि इसको आपस में कनेक्ट करना था, इसके बारे में पॉलिसीज बनानी थी, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपैरेटिव स्टडीज बनानी थी, बताना था उनको कि यहां पर क्यों इन्वेस्ट किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम उस गिवन टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाए। अगर हमें इसको सेकंड फेज में लेकर जाना है तो हमें कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी और अगर हम ऐसी कमिटमेंट शो कर पाते हैं, हम इस खित्ते को इकट्ठा कर पाते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कनेक्टेड इंडस्ट्रीज इससे फायदा उठाएंगी। एग्रीकल्चर इसमें सबसे बड़ी है मेरे नजदीक। सो अगर आप एग्रीकल्चर ही को देखें और चाइना ही को देखें तो पिछले 20 साल में उनके फूड इंपोर्ट्स 14 बिलियन से 140 बिलियन पे चले गए। इसी तरीके से आप देखिए सऊदी अरब 80% अपनी फूड की जरूरियात इंपोर्ट से पूरी करता है, UAE 85% इंपोर्ट कर रहा है, कतर और कुवैत 90% कर रहे हैं। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने लग जाएं तो उम्मीद अच्छे की लगाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अली, आप आगे क्या देख रहे हैं? अवामी मफाद से जुड़े जो बाकी मसाइल हैं
उनके लिए हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको ऑब्वियसली हम ये बात करते हैं टेबल टॉक की ज़रूरत है। आज एक मसले पर हमने देखा एक साथ बैठ गए, क्या ये कंटिन्यूटी आप फोर्स ही कर रहे हैं आगे? जी, आप अगर गूगल पे पॉलिटिक्स लिखें ना तो जो उसकी डेफिनेशंस आती हैं उनमें जो पहली डेफिनेशन है वो है द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री और एरिया, स्पेशली द डिबेट बिटवीन पार्टीज हैविंग पावर। सो जो डिबेट होती है वो बैठ के इकट्ठे होती है। सो जो शख्स या जो पार्टी बात करके इकट्ठे बैठ के बात करने से इनकार कर दे वो तो रॉन्ग नंबर है, वो उसको आप पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी समझ ही नहीं सकते, वो नॉन सीरियस एंटिटी है। सो बुनियादी बात यह है कि जो इस मुल्क में सबसे बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं उनमें से एक थी जो हमने सियासत को ईमान और कुफर की जंग बना लिया, ऐसा नहीं है। सो माजी में जो भी हुआ है, जिस तरह से बाकी पैनलिस्ट ने उनकी निशानदेही की है, वो बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ थीं। आगे आने वाले वक्त में चाहे कोई मेहमान आए जैसे कि चाइना आया है, चाहे हमारे निजी मसाइल हों, इंटरनेशनल हों, इकॉनमी को कैसे लेके चलना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी होगी, कोई भी चीज़ हो उस पर बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करने की ज़रूरत है। बात ना करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। ऑब्वियसली जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट पहले भी ये बात करते रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप एक साथ बैठ के जब हम प्रोग्राम कर सकते हैं तो ये तो फिर अवामी मसाइल जो हमारे साथ गुज़श्ता कई सालों से हमारे सामने मौजूद हैं, और सियासी लड़ाई में हम जहाँ पर सारी सूरत हाल देखते रहे, वहाँ पे जब इंतखाबात डिले हुए, कई ऐसे मामला तो आए जिस पे हमें लगा कि ऑब्वियसली ये लड़ाई एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन आज का ये जो जेस्चर था इसको सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मामला उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। केपी हुकूमत और विफाक के दरमियान मामलात में बेहतरी की कोई सूरत इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग मामला तनाज़े की हैसियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी बंद करने के ऐलान से मामला बिगड़ता महसूस हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने DI खान ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल करवाई और उन्होंने कहा कि विफाक की जानिब से 22 घंटे की लोड शेडिंग में कमी नहीं की गई। अब किसी फीडर पर 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिखकर ग्रिड स्टेशन पर पेश आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली है। सवाल ये कि क्या जिम्मेदार शख्सियत का शहरियों के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल करवाना ये एक मुनासिब अमल था, और साथ ही साथ जो सारी सिचुएशन है इसमें हमारे पैनलिस्ट किसको कसूरवार समझते हैं। मैं आगाज़ करूँगी, हमाद आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले हमाद, सारी सिचुएशन में कहाँ पर किसकी आप समझ रहे हैं कि गलती है, कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा? देखिए, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में सज़ा के यकीन को लाजमी होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम करेंगे और किसी को पता चल जाएगा तो कोई भी ताकत आपको सज़ा से बचने से रोक नहीं सकती। ख्वाह आपका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, किसी भी पेशे से हो, किसी भी इदारे से हो या किसी भी जमात से हो, कोई भी ताकत उस कानूनी मशीनरी को हरकत में आने से रोक नहीं सकती। और ना सिर्फ वो हरकत में आएगी बल्कि आपको सजा भी यकीनी होगी। अगर आप 10% भी किसी को उम्मीद दिला देंगे कि पकड़े जाने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको छुड़ा लिया जाए, तो वो वहां माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। लोग इसी किस्म का रवैया अपनाएंगे, ऐसे ही कानून की धज्जियां उछाड़ेंगे जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं। हर आए रोज आइन के साथ जो मजाक किया जाता है, जो PPC के साथ, जो बाकी कवानीन के साथ मजाक किया जाता है, वो हमारे सामने है। इस वक्त एक 186 शिक नंबर है आइन इसकी ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसमें लिखा गया है कि कार सरकार में अगर आप मुदाखलत करते हैं तो उसमें 1 साल तक आपको कैद की जा सकती है और 50,000 जुर्माना भी किया जा सकता है। अब आप देखिए कि एक शख्स वापटा के दफ्तर में घुस जाता है और उसको अपने सरकारी स्केड्यूल से डेविएट करने पे मजबूर कर देता है, तो क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है? और ना सिर्फ वो यहां पर रुकता है बल्कि पुलिस को भी कह देता है कि खबरदार, मेरे पूछे बगैर अगर तुमने वापटा के कहने पे FIR काटी तो मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है? क्या ये यहाँ 186 लागू नहीं होता? अगर आपने लागू नहीं करना तो आप इसके अंदर एक अमेंडमेंट ले आइए। आप कह दीजिए कि जो लोग सिर्फ सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं,
वकला हो गए, सहाफ़ी हो गए, तलबा हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सिर्फ उनके ऊपर 186 लगेगा, उनके ऊपर से 144 लगेगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं लगेगा, ताकि हमें सर्टिनिटी तो हो जाए, क्लैरिटी तो हो जाए अवाम के अंदर कि क्या होना है क्या नहीं होना। जिसका दिल चाहता है वो कभी पीटीवी पर चढ़ दौड़ता है, किसी और पार्टी का दिल चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ यही रवैया इख्तियार कर लेता है। और हमारे सियासी लोग इस बारे में कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ करते भी दिखाई नहीं देते। 9 मई हमारे सामने है, सजाएं होती दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से ये रवैये परवान चढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ काट देने की सियासत, सर फाड़ देने की सियासत, सरकारी ओहदेदारान को नाजायज और नाजेबा अल्फाज पुकारने की सियासत ये नहीं होनी चाहिए। ये हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पीटीआई में बहुत ज्यादा नजर आ रही है, अली अमीन साहब की सूरत में बहुत नजर आ रही है। मेरा नहीं ख्याल जब से वो इस पोजीशन पे आए हैं कोई भी ऐसा हफ्ता गुजरा होगा कि उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान ना आया हो जिसकी तरफ से हमारे पैनलिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज ना किया हो और उसके ऊपर सवाल आवाम ने ना उठाए हो। लेकिन इसके ऊपर कोई रुकावट भी हमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि ये डिस्करेज होता हुआ नजर आ रहा हो उनका बिहेवियर। वो ये काम मजीद आगे करते जा रहे हैं, जिससे यही तासुर मिलता है कि पार्टी के बानी जो है इमरान खान जो है या जो करंट चेयरमैन है उनकी तरफ से उनको शाबाशी हासिल है। उनके बगैर तो वो ये ऐसे बयानात नहीं दे सकते। लगारी साहब, एक तो इस मसले का हल निकालना बड़ा ज़रूरी है, ये किस तरह से निकलेगा इस मसले का हल। दूसरा, अगेन ये जो सारी सिचुएशन है इसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? तो मैं इसका जिम्मेदार तो एक तो दोनों फरीकाइन को समझता हूँ, लेकिन जो रियासत की रित को चैलेंज करना है ना, वो कोई भी हो, किसी जानिब से भी हो, तो रियासत को अपना रिस्पांस करने का हक होता है। अगर रियासत रिस्पांस नहीं करती है तो इसका मतलब है वो तहलील हो रही है, या अपने आप को तहलील कर रही है, या अपने वजूद के इनकार कर रही है। ये तो कोई भी शख्स हो, इवन वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठा हुआ शख्स भी अगर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, तो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये क्या बात हुई कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो कहे कि मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूं या मैं कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हूं अमलन। ये नहीं कि मैं उसकी तबलीग कर रहा हूं या उसके बारे में लोगों को उकसा रहा हूं, उकसा नहीं रहा, मैं खुद जाकर कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हूं। जो कर लो जो करना है, और जाओ हमारे अरकान असम्बली जाएं और घुस जाएं ग्रिड स्टेशन में और कार्य सरकार में मुदाखलत करें और वहां पर जाकर ये सूरत हाल। एक तरफ ये बिल्कुल शदीद काबिल एतराज बात है। दूसरी जानिब वापदा क्या करता है, ये हमारे इदारे जो हैं बिजली फराहम करने के लिए करते हैं, लोगों के लिए एक जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है इन लोगों ने। और अगर आप ये दावे करते हैं कि हमारे पास बिजली इतनी ज़्यादा है, एक्सेसिव है, और हम जो है वो करते हैं, तो फिर आप बिजली लोगों को फराहम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को अजियत में क्यों रखे हुए हैं? ये भी एक हद तक मैं अली वजीर की तरफ से, ये अली अमीन की तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये रियायत समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी 12 घंटे तक बर्दाश्त करो, अगर 12 घंटे से बढ़ जाए तो करो। ये मुनासिब तब भी नहीं है, लेकिन 12 घंटे तक बर्दाश्त करने की बात तो उन्होंने की है ना। यहाँ से आप रास्ता निकालना चाहिए था। और जो है वो बिजली का महकमा लोगों के घरों की बिजली बंद कर देता है, लोगों की जिंदगी को जहन्नम बना देता है। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि कोई भी रियासती अथॉरिटी से वाबस्ता शख्स किसी हालत में भी वो उसको चैलेंज, रिट को नहीं चैलेंज कर सकता है। रियासत के रिट को चैलेंज करने का मतलब यह है कि आप सब वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वो कर रहे हैं, उसके अपने आप को उस दायरे में ला रहे हैं कि आप आइन से और मुल्क से और रियासत के दायरों से बगावत कर रहे हैं। तो बगावत करने वाला शख्स जो है वो किसी मनसब का अहल नहीं हो सकता है। ठीक है अली, लेकिन हमने देखा था कि इस मामले पर अवैस लगारी साहब और उनके साथ साथ जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे भी थे, इस हवाले से हमने न्यूज़ ब्रीफिंग भी देखी थी, लेकिन हल नहीं निकला इस मामले का। यही वो कहा जा रहा है, पीटीआई का वर्जन यही है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मामला अवाम का है तो अवाम के मसले का हल विफाक इस पे कान नहीं धर रही। आप समझते हैं कि वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एक गैर संजीदा रवैया सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, गैर संजीदा रवैया वहाँ से भी है। मतलब अगेन जिस तरह बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जी मतलब अगर कोई इस किस्म की हरकत करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। वैसे तो जाहिर है अगर आइन में सज़ा लिखी हुई है तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगेन आप जब सज़ाओं का इतलाक़ करेंगे ना तो फिर आपको हर जगह पर करना पड़ेगा, किसी एक जगह पे पिक एंड चूज़ तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का मसला ये है कि आपका कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ है आप उसको लेकर किसी भी साहिब हैसियत शख्स के पास या महकमे के पास या अदालत के पास चले जाएं, इदारे के पास, आपको हर जगह से एक ही जवाब मिलेगा कि हम आपकी सुलह करवा देते हैं।
ओ भाई नहीं करनी मैंने सुलह, मैंने लड़ाई करनी है, मेरी हक तलफी हुई है, मुझे उसका कुछ इलाज चाहिए। इधर हर जगह है कि सुलह करवा देते हैं। सो यहाँ पर अगर आप किसी एक जगह पर कहते हैं कि इधर सजा कर दो तो वो तो मुश्किल है, सजाएं होंगी तो फिर हर जगह होंगी, यहाँ पर कहीं भी नहीं होंगी। बाकी बात यह है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा इस किस्म का है कि कोई थूक फेंक दे तो लाइट चली जाती है, और हम नए से नए पावर प्लांट पिच कर रहे हैं, पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं। पहले ही एक्सेसिव बिजली है। अच्छा, फिर वही बात कि आप कहेंगे कि जी हमारी तो हमने वोट दिया था ना, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पहुंचा दिया, अब वो हमारी बात करेंगे तो मतलब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, कानून तो नहीं अपने हाथ में ले सकते। अच्छा, फिर वही बात है, अब इस पे भी डिबेट होनी चाहिए कि ये जो बिजली वाला मामला है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट है, मतलब ये किस तरह से डिवॉल्व होगा। मतलब फिर वही बात है कि कितनी बिजली केपी बनाता है, उसको बदले में कितनी मिलती है। हम तो ये भी नहीं कर सकते कि कितनी दफा प्रपोज हुई है एक सादी सी बात कि ग्रिड लेवल पे मीटर लगा दें ताकि पता तो लगे कि बिजली चोरी है कितनी। वो भी सियासी पार्टियां नहीं करती, या मतलब अगेन जो भी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो नहीं करते, क्योंकि फिर उससे पॉलिटिकल माइलेज कम होगी, क्योंकि हैं तो सारी अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सो बड़े ही गंभीर मसले हैं। अगेन सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि सूबे के कितने पैसे देने हैं, क्यों देने हैं, कितनी बिजली कहाँ से बनती है, जहां बिजली बनती है वहां पे बिजली का क्या रेट है, जहां बिजली पहुंचाई जाती है वहां पे क्या रेट है, किस जगह पे ज्यादा चोरी होती है उसका इदराक क्या है, डिस्कोस को प्राइवेट कैसे करना है, या फिर सबसे बड़ी बात कि हमने जो सिंगल बायर मॉडल है इसको कैसे खत्म करना है। सिंगल बायर मॉडल जब तक रहेगा आप इसको ठीक कर ही नहीं सकते। कोई शख्स कुछ भी आपके पास आइडिया ले, ये मसला हल नहीं हो सकता। सही। एहतशाम साहब, एक और सिचुएशन भी तो है ना, इसको अगर हम रिलेट करें, जब ये कहा जा रहा था कि जी आज़ाद कश्मीर में जब मामला उठे वहां पर वो कह रहे थे जी हमें हमारे हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, तो उस पर जो रिएक्शन आया उसने कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट कर दी, एक परसेप्शन बिल्ड हो गया कि इस तरीके से अपना हक निकलवाया जा सकता है। आप समझते हैं कि ये उसी सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है और विफाक फौरी तौर पे वहां पे हरकत में आया था? इस मामले को भी संजीदा लेना होगा। अब ना ये इस्लामाबाद में आए दिन ये सिचुएशन जिसका आप जिक्र कर रही हैं ना, हम भुगत रहे होते हैं। हर चौथे पाँचवें दिन सुपरमार्केट बंद होती है, रेड जोन बंद होता है। आज 1.5 महीना हो गया है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देख लें ये हमारी जो ब्लू एरिया है जो डी चौक को चौक जाता है ना, वो बंद पड़ा हुआ है। आप यकीन करें रास्ते बंद हैं, सवा महीना हो गया, क्योंकि वो गजा के हवाले से लोग लेके बैठे हुए हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमारी बात माने। देखिए पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर सकती है, लेकिन वो मुझे तो याद आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि रास्ते मत बंद करें। अब देखें जो आप बात कर रही हैं, लोग समझते हैं कि जब जाके सड़क पे जाके बैठ जाएंगे हुकूमत तभी हमारी बात मानेगी। ये वो रवायत है जो मेरा ख्याल है जो हमारी सारी सियासी जमातें डालती हैं, हमारे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप डालते हैं, जो जिसका नुकसान होता है। अभी पर्टिकुलर नुक्ते की तरफ आ जाए आमना, तो इसका हल भी मैं बता देता हूँ। हल सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पहला सवाल तो यह है कि ये केपी के इलाकों में 60% लाइन लॉसेज हैं, इसके अलावा चोरी है। और ये जो मुश्तरका बात है जो सब लोग मान रहे हैं, सारी हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 3 इलाके सबसे ज़्यादा बिजली जहाँ चोरी होती है वो आप पेशावर है, उसके बाद कबायली इलाके हैं केपी के, और हैदराबाद है। आप बताएं कि इसको रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए कि लोग महकमे के लोग मिले। जब लोग कहते हैं ना कि जी बंद कर दें FBR को, बंद कर दें PWD को, वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं वापडा को भी बंद कर दें। यानी वापडा का जुल्म देखें, आज मेरा खून खोल रहा था आपने कि इन्होंने सोलर पैलेट पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आज आ गया कि सोलर पैलेट पे भी टैक्स इस तरह हो गया, जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे फिक्स टैक्स लगा दिया। वो तकरीबन 1000 से 4000 तक गया ना, वो टैक्स लगेगा उस पर। अब सवाल ये है कि 116 अरब रुपया वफाक ने डेफिनेटली देना है उनको, ठीक है, लेकिन आप देख लें कि जो वाजिबात हैं मरकज़ के इनके सूबे के ज़िम्मे मरकज़ जो देने वो भी बिलियन में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपको पता है, आप मरकज़ के भी हैं। जिस तरीके से 30% उन्होंने बढ़ के रेवेन्यू कलेक्ट किया, अब 40% करना है। क्वेश्चन की इंतहा है कि लोगों से पैसा निकाला जाए, लेकिन रोना है कि जो हमारे तबके हैं जिनसे पैसा वसूल किया जा सकता है उनसे नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि जी लोड शेडिंग जाहिर सी बात है, 12 घंटे तो एक मुसीबत है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी मैं ये भी इंश्योर करूँगा गंडापुर साहब जो माचो स्टाइल में और जो आजम बुखारी ने कहा कि आप वो ना बने, मौला जट ना बने, अपनी बिजली की चोरी रुकवाएं। तो डॉन कॉजिटो बन के बातें करना ठीक नहीं है, इसका तरीकाकार। आपको याद है हमने 1 महीना पहले इस्लामाबाद में आए थे, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी चीफ अपने प्राइम मिनिस्टर से भी, बाकी लोगों से भी। वो तय किया गया था कि एक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करेंगे कि आपके मामलात कैसे ठीक करने हैं।
अब आप प्लेइंग टू द गैलरी, सही कह रहे हैं, अपना हमाद के किसी को खुश करने के लिए अगर ऐसा करें तो ठीक नहीं है। हम नहीं कहते कि चलें फलां पे हद लगाएं, पकड़ना चाहिए, लेकिन वो कहीं तो सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि अपना नुक्ता नज़र मनवाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप तो लोगों को हल्ला शेरी दे रहे हैं कि भाई ठीक है कल उधर चल दौड़े, कल उधर दौड़, लोग कहेंगे जी चीफ मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। बेहतरीन तरीका इसका ये है कि बैठ के मसले का हल ढूंढा जाए और जो बिजली चोरी हो रही है और लाइन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, उनको रोका जाए, तब जाके मसला दोनों फरीक को बैठना पड़ेगा। जो कर सकते हैं होना पड़ेगा, दोनों बैठ के इस मसले का हल की तलाश करें, लेकिन इस पे सियासत मत करें जी। बिल्कुल, ताकि अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात कर रहे थे उस खातून की जिनकी लुगत में नामुमकिन लफ्ज़ ही नहीं था, जिन्होंने जालिम के आगे झुकना, डरना, घबराना नहीं सीखा, जिन्हें बुलंद हौसला, शोला बयानी और गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और विरासत में मिली थी। हम बात कर रहे हैं जनाब मादरे जमहूरियत, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिनका आज 71वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि बीबी की ज़िंदगी का कौन सा सब पहलू उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगता है और उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को किस तरह पाया। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बहुत जमहूरी खातून थी, वो पूरी बात सुनती थी। बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी एक बेनज़ीर सुनती नहीं है, नवाज शरीफ समझते नहीं है लेकिन बेनज़ीर को हमने कभी ऐसा नहीं पाया, वो हमेशा सुनती थी और एक डेमोक्रेटिक के तौर पर वो तमाम बातों को एडजस्ट भी करती थी। और एक बात यह है कि बहुत बहादुर थी। मैंने ऐसी बहादुर ख़वातीन नहीं देखी हैं, बहुत कम देखी हैं जिस तरह से उन्होंने बदतरीन हालात का मुकाबला किया। बदतरीन हालात का हमारे सामने ऐसा हुआ है कि उनको जिस तरह से गिरफ़्तार करके ले जाया गया और जिस तरह से उनने साबित कदमी के साथ अपने आप को एक बहादुर खातून बनाकर पेश किया। वो पाकिस्तान में मैंने दो ही ख़वातीन को देखा था। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं PMLN की सियासत से या पीपल्स पार्टी की सियासत से इत्तफाक और इख्तलाफ से कतई नज़र मोहतरमा कुलसूम नवाज़ ने जो चंद महीने हुकूमत ख़ात्मे के बाद 99 में हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जिस तरह से साबित कदमी के साथ उन्होंने सियासत की थी और जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक तवील अरसे तक सौबतें बर्दाश्त की, सही और शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के मौसमों में और बदतरीन हालात में जो कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा कमाल था। ज़बरदस्त। एहतशाम साहब, आज की सूरत हाल से अगर हम रिलेट करें, जिस सूरत हाल में हम देख रहे हैं, जिन हालात में हम हैं, सियासी पार्टीज़ में जहां हम डायलॉग्स पे स्टेलमेट देख रहे हैं, अगर बीबी होती तो आप समझते हैं कि कुछ डिफरेंस होता, कुछ फ़र्क होता, हालात मुख्तलिफ होते, उनका किरदार क्या होता? जानदारी की बात है आमना, मुझे 101% यकीन है अगर वो होती, हयात होती, तो शायद हमारे मुल्क का नक्शा जो आज हम देख रहे हैं, जो सियासी अबतरी है, जो बेयकीनी है, जो जिसको कहते हैं एक दूसरे को बर्दाश्त करने से हम बाहर चले गए हैं, ये शायद ना होती। लेकिन जो अभी लगारी साहब ने कहा है ना कि वो ऐसे नहीं इख्तलाफ करती थी, सुनती थी। मैं आपको वाक़या छोटा सा सुना देता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़या है। ये कारगिल मुशर्रफ साहब ने किया, मुशर्रफ साहब के ज़माने, उनका पुराना इरादा था और बीबी को भी उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और बड़ी हाई पावर्ड ब्रीफिंग थी। वहाँ पे उनको बताया, बीबी ने पूरा प्लान सुना कि जी आप ये करेंगे और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे और आप जनाब इस तरह आप कश्मीर को ले लेंगे और बिल्कुल आप फलां जगह तक हिंदुस्तान के लिए मुसाइब पैदा कर देंगे। बीबी का सवाल था, जनरल देन सो व्हाट वुड हैपन आफ्टर दैट? इसके बाद मुशर्रफ के पास जवाब नहीं था कि भी आपने कब्ज़ा कर लिया, फिर क्या है, आप कंटेन कर सकेंगे, रह सकेंगे, और फिर के बाद इंटरनेशनली जो बैकलैश आएगा। अभी आपने देखा कितने बुरे तरीके से आया था। क्लिंटन साहब नहीं आए थे पाकिस्तान, रो पीट के हमने उनको यहाँ बुलाया, फिर जिस तरीके से हमने डिनाई किया कि जी हमारा तो बंदा ही कोई नहीं। CIA ने हमें तस्वीरें भेजी कि देखे ये पंजाब को क्या होती है, जो उनकी होती है अपना यूनिट के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, आप कहते थे हुर्रियत पसंद, वो लड़ रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो देखें ये उनमें एक स्पीकिंग पावर थी, सुनती थी बात, फिर आर्गूमेंट से बात करती थी। ये ट्रेनिंग भुट्टो साहब ने उनकी जो की थी फॉरेन ऑफिस में बिठा के, उसका कमाल। दूसरा, बर्दाश्त बहुत थी। मतलब मैं नहीं भूलता 8 महीने आमना जो सक्खर जेल में सख्त शदीद तरीन गर्मी में, लगारी साहब को पता होगा,
जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उन्होंने काटी है बीबी ने, इतनी तकलीफ थी कि पंखा तक भी नहीं वो जालिम लगाने देते थे, ये हालत कर दी थी लेके। फिर उनकी कान में एक तकलीफ डेवलप हुई, फिर डॉक्टरों ने जाके ज़ियाउल्लाह को बताया कि ये जो है ना खुदा ना खास्ता इट कैन डेवलप इनटू अ कैंसर, यहाँ से पूरे वजूद में तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए। फिर उनको राह किया कि फिर वो बाहर गए। तो देखें वो डरती तो नहीं थी, हमने तो उनको देखा जिस तरीके से मिलने जाती थी कराची सेंट्रल जेल में जरदारी साहब को, 4-4 घंटे वो बिठाते थे, पत्थरों पे बैठती थी, ईंटों पे बैठती थी, बच्चों को लेके इंतज़ार करती थी, लेकिन वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, नहीं किया उन्होंने। तो ये तो जो रिजॉल्व सियासी तौर पे था, जो टॉलरेंस उनमें थी, और जो ये कि स्पीकिंग पार्ट थी, अब लोगों को कन्विंस करती थी, मेरा ख्याल है वो आज शायद पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासतदान है वो दूर दूर नहीं भटकते उनके। जी सही। हमाद, बीबी की ज़िंदगी को देखते हुए, उनकी लाइफ को जितना हमने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, पीपी के बारे में कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसी जमात नहीं रही जो एक बीबी के ज़माने में थी। कितने हालात मुख्तलिफ होते अगर आज बेनज़ीर भुट्टो इस जमात का हिस्सा होती, उनको लीड कर रही होती? बीबी शहीद हों, भुट्टो साहब हों, बहुत बड़ी शख्सियात थी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स होगा जो उनके बारे में अकीदत या इज्जत से उनका नाम ना लेता हो। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उनका लोहा माना गया है। हम भी मानते हैं, हमारा मुल्क भी मानता है, और अच्छी बात यह है कि तमाम सियासी जमात मानती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में शायद उनका नाम सिर्फ नारों की हद तक रह गया है। पीपल्स पार्टी में जैसा आपने जिक्र किया है अभी, सिर्फ नारों की हद तक उनके नाम को इस्तेमाल किया जाता है। उनकी जिन जो पैगाम वो देना चाहते थे, जिन वैल्यूज़ पे वो खड़े थे, वो कहीं गुम चुकी हैं, वो आवाम तक पहुंच ही नहीं रही। वो जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी जदोजहद थी, जमहूरियत की बहुत बड़ी दाई थी। क्या जमहूरियत का नाम सिर्फ पार्लियामान में आना है, या जमहूरियत का नाम एक अवाम को उसका हक राय दही समझाना है, बल्कि उसको उसका इस्तेमाल करना भी बताना है? अगर हम ये इस जमहूरियत की डेफिनेशन को सामने रखें और आज की पीपल्स पार्टी को देखें, तो जिस शख्सियत में बेनज़ीर शहीद की तस्वीर देख रहे हैं उनके वोटर्स, उनकी बेटी में, वो अनअपोज्ड पार्लियामान में आ गई हैं। क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए बीबी ने जद्दोजहद की थी? इस वक्त पार्लियामान, इस वक्त ये लोग पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। बीबी शहीद हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, वो तो अवामी हकूक़ की बात करते थे। इन पार्लिमानी इन आईनी ओहदों पर बैठकर आप अवामी मफाद के बारे में क्या काम कर सकते हैं? आपके इख्तियारात में क्या है? वो लोग तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा रहे थे, उसकी सियासत करते थे। आप कैबिनेट में भी नहीं हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमसे मुशावरत की जाए। आप बजट पास करने में, आप समझते हैं कि जब आप कैबिनेट में नहीं हैं तो आपके इस मुतालबे में किस हद तक वजन है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर असल जमहूरियत की बात की जाए तो शफाफियत उसका खासा है। आप अवाम को तो बताइए कि कौन सा एग्रीमेंट था आपका और PPMLN का, उसकी क्या शिक थी, क्या टर्म्स थी, क्या कंडीशन थी, किनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। हाँ, उनको सामने लाइए, लोगों को बताइए कि क्या नुकसान हो रहा है, और लोगों को बताइए कि उनके किस मुफाद के लिए आज आप निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो यही तासुर मिल रहा है कि आप पावर शेयरिंग फार्मूला को रीनिगोशिएट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कई वालों से हमाद बताया भी है, जो उनकी 4 बड़ी शराइत थी उन्होंने दी भी थी, जिसमें था कि कल भी हमने बात की थी कि 16 अजला में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगने हैं, अपना क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगने, DCO DPO लगने, वो मुशावरत के साथ लगाए जाएंगे। बजट में मुशावरत होगी, PSDP था वो नहीं हुआ, लॉ ऑफिसर पंजाब में लगने हैं, वो ये पब्लिक है, पब्लिक हुई है बातें, पब्लिक डॉक्यूमेंट को कर देना, सिर्फ ये कह रहा हूं। चलें हम अली की जानिब बढ़ते हैं। अली, आज की जो हमारे जितनी भी सियासी जमातें, उनके अगर लीडर्स को देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि बीबी की पर्सनैलिटी का ऐसा कौन सा पहलू है जो इन्हें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक तो आपको और लोगों में भी मिल जाएगा कोई एक, लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क ने सिर्फ एक शख्सियत पैदा की है जिसकी मैस अपील भी थी और जिसका विजन भी था, जिसको पता था कि अगले 20, 50, 100 सालों में दुनिया कैसी होगी, और ये शख्सियत बेनज़ीर भुट्टो थी। ज़बरदस्त। अली ने बड़ा मुख्तसरन लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया, उनकी इस क्वालिटी को। जिस तरह से हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं आज चुके, बेनज़ीर भुट्टो उनका आज हम देख रहे हैं कि उनका यौम पैदाइश है, और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि आज एक पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा भी किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो से खिताब भी कर रहे हैं। तो जनाब, आज हमने बात करने की कोशिश की बीबी की पर्सनैलिटी के हवाले से। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।